हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डी कुमार आपका इस ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और डेंगू से बच रहे होंगे और अपने पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे। साथियों, डेंगू से इस टाइम बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, खासकर लखनऊ और इलाहाबाद में। और मैं तो 1 महीने तक प्रभावित रहा, डेंगू हो गया और रेस्ट के बाद अब आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथियों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो साइमन कमीशन है और साइमन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड देखेंगे। तो 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से कवर कर लें, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट हो करके कम से कम 10-5 मिनट जो भी ये वीडियो होता है उसको ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये आज का सेशन। साथियों, साइमन कमीशन जो है ये 1927 में जो गठित किया जाता है, यह आप ये समझिए कि किस लिए गठित किया गया। तो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें यह चीज़ कहा गया था कि 10 वर्ष पश्चात क्या किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात का अध्ययन करेगा, कि जो ये 1919 का अधिनियम है यह कितना सफल रहा और कितना विफल रहा। तो मित्रों, यह कितना सफल रहा और कितना विफल रहा, इसके अध्ययन करने के लिए यह आयोग गठित किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात की बात कही गई थी, लेकिन यह 1919 और 1929 होना चाहिए था, लेकिन ये 27 में ही गठित कर दिया गया, यानी कि 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया गया। इसलिए इसका भी इसलिए भी विरोध किया गया। और इसके अलावा दूसरी बात इसमें यह रही कि सबसे बड़ा विरोध का कारण यह कि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं रहा। ठीक है साथियों, तो जब इसमें एक भी भारतीय नहीं होगा तो यह कैसे पता चलेगा कि यह जो 1919 का अधिनियम था कितना सफल रहा और कितना विफल रहा। इस तरह से इस आधार पर कांग्रेस की एक बैठक होती है मद्रास में, और इस बैठक में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि साइमन कमीशन जो आ रहा है इसका हर स्तर पर विरोध करना है। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं इसके प्रावधान के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही भारतीय स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। यहाँ पर सर जॉन साइमन को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किसकी अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। और सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह 7 सदस्यीय आयोग था। कितना था? 7 सदस्यीय आयोग था। और यह 7 सदस्यीय आयोग का जो गठन किया गया इसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय न होने के कारण इस आयोग का सभी भारतीय दलों ने क्या किया? बहिष्कार किया। जब इसमें एक भी भारतीय नहीं होगा तो भारतीयों के बारे में इसमें क्या सोचा जाएगा, इस आधार पर इसका बहिष्कार किया जाता है मित्रों। इसके बाद आगे देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अधिवेशन में कमीशन का प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करने का निश्चय किया। फिर साथियों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंच जाता है। अब यहाँ पर यह डेट भी आपको याद करना चाहिए कि किस डेट को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है और उस दिन देशव्यापी हड़ताल भी आयोजित किया जाता है।
इस प्रकार साइमन कमीशन देश के अलग अलग भागों में जब गई तो प्रत्येक स्थान पर उसका बहिष्कार किया गया, यहाँ तक कि केंद्रीय विधानमंडल ने भी साइमन का स्वागत करने से मना कर दिया, उसने भी स्वागत नहीं किया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसको आप इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, एक ए, तो इस तरह से ये कब पहुंचता है इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि इस जब आयोग लाहौर पहुंचता है, साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचता है तो वहां पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में जब पुलिस लाठीचार्ज की तो ऐसे लाठीचार्ज के बीच में लाला लाजपत राय को चोट आ गई सिर में, और उस चोट से लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई। इस तरह से साथियों साइमन कमीशन जब लखनऊ पहुंचा तो यहाँ पर भी इसका विरोध किया गया, और यहाँ पर जो विरोध करने वाले थे तो यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और आपके देश के पहले प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने इसका विरोध किया। यानी कि अगर से नाम देखेंगे तो ये कौन कौन हैं, आपके गोविंद बल्लभ पंत और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने यहाँ पर लखनऊ में इसका क्या किया, बहिष्कार किया या इसको वापस जाओ का नारा दिया, साइमन गो बैक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लखनऊ में भी इसका विरोध किया गया। आगे जब देखते हैं आप कि जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तभी कुछ पूंजीपतियों, जमींदारों और कुछ देसी नरेशों ने इसका समर्थन भी किया था। यहाँ तक कि साथियों ये डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य थे। यानी आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन में या साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले लोगों में निम्न में से कौन नहीं थे और उसमें से डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है तो क्या होगा, वह नहीं रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग में यदि गलत होता है तो उसको आप लोग समझ जाइएगा, ये मिस टाइपिंग थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो इसको दिमाग में मतलब लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये अंबेडकर वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि इन्होंने बहिष्कार करने वाले में नहीं अपने जो है भागीदारी ली। आगे देखिएगा, साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। अब यहाँ पर जो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे रही है इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि कब प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इस रिपोर्ट में था क्या चीज़, अब इस रिपोर्ट में जो चीज़ें थीं उनमें से कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे 1919 ईस्वी में प्रांतों में लागू जो द्वैध शासन व्यवस्था थी अब उसको यहाँ पे समाप्त करने के लिए सुझाव दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर अब उत्तरदायी शासन स्थापित की जाए। इसके अलावा साथियों भारत के लिए संघीय संविधान होने की बात इसमें कही गई कि भारत में एक संघीय संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट वाला प्रावधान था कि केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व का पद ना दिया जाए, यानी कि केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना दिया जाए। इसके अलावा था बर्मा को भारत से अलग करने की बातें, यानी कि म्यांमार जो आज है उसको भी अलग करने का सुझाव जो है साइमन कमीशन ने दिया था। आगे अगर आप देखते हैं तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए भी इन्होंने सिफारिश किया। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब यह है जैसे कि मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन व्यवस्था थी कि मुस्लिम जो होंगे वह हिंदुओं से अलग निर्वाचन प्रणाली होगी, इसी तरह से इसको इन्होंने जारी रखने का प्रयास किया, बल्कि इसमें इन्होंने और जोड़ने का भी प्रयास किया। आगे देखिएगा, भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बने जो स्वयं से विकसित हो। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यह जो अवधारणा है
भारत के लिए एक ऐसे संविधान की जो कि स्वयं के द्वारा विकसित की जाए, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें साइमन कमीशन में यह बातें भी शामिल थीं कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इस वाले टॉपिक को भी हम समझते हैं कि आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों कि इस सिफारिश पर विचार के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। यानी कि जब यह रिपोर्ट साइमन कमीशन देती है तब इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं को बुलाया जाता है 3 गोलमेज सम्मेलनों में। अब साथियों इसमें एक बात आती है कि इस तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वह इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भाग लेने वाले जो थे वह थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और तीसरे में फिर वो नहीं गए और पहले में भी नहीं गए थे। यानी कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल भाग लिया और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। ठीक है, तो तीनों में शामिल होने वाले कौन थे? वो अंबेडकर थे। कांग्रेस जो शामिल हुई तो कौन समय शामिल हुई? वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। आगे देखिएगा साथियों, इस तरह से जब यह गोलमेज सम्मेलन होता है तो इसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए सम्मेलन किया गया और चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। अब जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद के समक्ष जो है प्रवर समिति उसको रखा गया उसके सामने, और इस समिति के सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 बना दिया गया। समझ में आया साथियों? यानी कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे वह सुधार जो कुछ होता उसमें उसको सुधार किया गया। इसके बाद संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। उसके बाद उस समिति ने जो संशोधन किया, उस संशोधन के बाद यह जो बन करके छट करके यह जो प्रावधान आया उस प्रावधान को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा कि साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था, क्या क्या उसकी बातें थीं और इसके बाद क्या रिजल्ट आया था। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पर साथियों जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें एक बात ध्यान देने वाली है और ये सबसे ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चन बन कर के आता है, और वो क्वेश्चन यह होता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये इस रिपोर्ट को बनाने वाले या आप कहें नेहरू समिति जो थी, नेहरू कमेटी जो गठित की गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? क्या अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अब उसमें से आप अगर पा जाएंगे पहले ही विकल्प पर कि पंडित नेहरू, तो तुरंत अधिकांश लोग लगा देंगे जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं। मित्रों इस रिपोर्ट को बनाने वाले या तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता यानी कि मोतीलाल नेहरू। समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग नेहरू रिपोर्ट को भी देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्यों नेहरू समिति गठित की गई और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। मित्रों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान किया था तो उसी दौरान भारत सचिव जो थे, भारत में जो सचिव होते थे, भारत सचिव वर्केन हेड ने, लॉर्ड वर्केन हेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि तुम लोग केवल विरोध करते हो, बस कुछ भी करो तो विरोध करते हो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी जो क्षमता है कि तुम संविधान खुद बना सकते हो तो बनाओ संविधान, और ऐसा संविधान बना करके हमारे समक्ष पेश करो जिससे कि तुम्हारे यहाँ के सभी पार्टी के सभी लोग सहमत हों। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इसी समिति का गठन किया था, नेहरू समिति का, और इसी समिति के रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। आइए देखते हैं ये क्या चीज़ें इसमें हैं।
भारतीयों के सामने जब चुनौती रखा तो वह ऐसे संविधान निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करें जिसे सभी दलों का समर्थन व सहमति प्राप्त हो। तो कांग्रेस ने बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके लिए क्या किया गया, 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और संविधान का प्रारूप बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया और इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। साथियों, ये नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुई, इस रिपोर्ट में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस रिपोर्ट में सभी समुदायों के लिए संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान था, संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था। जबकि आपको ये पता होगा कि इसके पहले ये जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिशर्स जो हैं, ये अंग्रेज क्या कर चुके थे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू कर चुके थे, यानी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होता था, उसको इन्होंने एक करने का प्रयास किया। ये विशेषता आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया, किंतु बाद में जिन्ना ने इस पर आपत्ति जताई और इस रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने अपनी जो कि स्थिति थी उस मुस्लिमों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दी और वो मांग जो रखा इन्होंने मार्च 1929 में रखा। मित्रों, इस 14 सूत्रीय मांग में इन्होंने अधिकांशतः मुस्लिमों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए बातें की थी। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें आती हैं तो अंग्रेज़ों को और मौका मिल जाता है कि वोट डालने का। अब अंग्रेज़ों को जब और मौका मिल जाता है तो उन्होंने अब इसमें देखा कि इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो कि अलग निर्वाचन प्रणाली इन्होंने लागू किया। अब उस अलग निर्वाचन प्रणाली से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में खुद लड़ने लग गए हैं, तो इन्होंने और ज़्यादा तोड़ने का प्रयास किया, हिंदुओं को भी तोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है, अब हिंदुओं में भी जो है इन्होंने एससी जो कैटेगरी के लोग थे उनको अलग से निर्वाचन प्रणाली, महिलाओं को अलग से, इस तरह से कुछ करने का प्रयास करते हैं जिससे कि ये टूट करके फूट करके ये आपस में बिखर जाएं और ये मजबूती से हमसे ना लड़ सकें। इस तरह से साथियों इसमें जो होता है वह रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ये आपस में लड़ने लग जाते हैं और उनका जो उद्देश्य होता है वह भी पूरा होता है। तो ये सांप्रदायिक अवार्ड जो आता है, ये इसके रिजल्ट देखने के बाद इनको लगता है कि ये चीज़ें और अच्छी तरीके से लागू की जाएं तो और हमारे लिए अच्छा होगा, तो वही चीज़ें इसमें इन्होंने किया है। अब ये सांप्रदायिक अवार्ड जो होता है इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस सांप्रदायिक अवार्ड में होता क्या है कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कौन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए इसमें दलितों को भी शामिल कर लिया, यानी कि एससी कैटेगरी के जो लोग थे उनको भी शामिल कर लिया, जिससे गांधी जी क्षुब्ध हो गए और पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। अतः कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में समझौता हुआ अंत में, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। मित्रों, यह पूना पैक्ट जो है, इस पूना पैक्ट में यदि आप देखेंगे तो इसमें वो बातें की गई हैं जो कि यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में समझौते हुए थे। गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता इस बात को लेकर के हुआ कि आप अलग से निर्वाचन प्रणाली की मांग को त्याग दीजिए और आपकी सीटों को हम और बढ़वा देते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर अलग से निर्वाचन प्रणाली की इच्छा को त्यागते हैं और उसके परिणामस्वरूप गांधी जी उनका प्रयास जो करते हैं उसमें यह करते हैं कि इसमें प्रयुक्त निर्वाचन को, जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली थी, उसको बनाए रखा गया और इसके बाद दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटें जो थी मित्रों, वह जो सीटें थीं वह 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए इसका 71 का 2 गुना, तो 2 गुने से भी ज़्यादा है 147। ठीक है, कहीं कहीं आपको 148 भी मिलेगा, तो उससे आप लोगों ने होइएगा। तो इस तरह से इतना कर दिया गया तथा केंद्रीय विधायिका जो थी उसमें 18% सीटें आरक्षित कर दी गई, किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए। तो इस पर गांधी और ये
अंबेडकर के बीच में समझौता हो गया कि अब हम अलग से निर्वाचन प्रणाली की मांग नहीं करेंगे, उसको त्याग देंगे और हम इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में बने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों यह बातें थी सांप्रदायिक अवार्ड की और इसके अलावा अन्य चीज़ें। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या आज हम पढ़े हैं। मित्रों आज हम लोगों ने पढ़ा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन सी चीज़ थी? साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जिस आयोग का काम था 1919 के अधिनियम के जो है अध्ययन करना और उस अध्ययन करने के बाद उसकी उपयोगिता और उसके गुण दोषों का रिपोर्ट देना। इस कमीशन में एक भी सदस्य जो कि भारतीय न था, इस वजह से कांग्रेस और सभी भारतीय दलों ने इसका बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए जिसमें लाला लाजपत राय की जान भी गई। इस तरह से साथियों इसमें जो कुछ भी रिपोर्ट इसने दिया उस रिपोर्ट पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इस तरह से ये जो सम्मेलन में भाग लिया गया और इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद वह 1935 का भारत शासन अधिनियम के रूप में हमारे सामने आया। इस तरह से साथियों यह 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की जो बात होती है वह भी नेहरू समिति के गठन के बाद होती है। नेहरू रिपोर्ट की जो यहाँ पर तैयार किया गया वह नेहरू समिति के गठन के बाद हुआ और नेहरू समिति का गठन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो यहाँ पे भारत सचिव जो थे वह वर्किनहेड उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी और उन्होंने अगर कहें तो पूरे भारतीय नेताओं को या पार्टियों को चुनौती दी कि कोई भी ऐसी पार्टी हो जो कि ऐसा संविधान बनाए कि जिससे सभी पार्टियां संतुष्ट हों तो हम उसके संविधान को मानने के लिए तैयार होंगे। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम नेहरू समिति रखा गया जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस तरह से ये रिपोर्ट जो आई इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान बनाए रखा गया था जिसको पहले तो जिन्ना ने समर्थन दिया लेकिन बाद में वह विरोध में आ गए। लास्ट में धीरे धीरे वह क्या होता है जिन्ना दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और इसके प्रत्युत्तर में एक अपनी अलग से रिपोर्ट देते हैं जिससे यह रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाता है और अंग्रेज़ों की बातें सत्य हो जाती हैं। सांप्रदायिक अवार्ड की बात आती है तो इसमें क्या किया जाता है? सांप्रदायिक अवार्ड में जो हमारे यहाँ के दलित लोग थे उनको अलग से निर्वाचन प्रणाली के प्रावधान का जो है यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। तो इसको रद्द करने के लिए गांधी और अंबेडकर में एक समझौता होता है जिस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मेहनत आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और हाँ, यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम से भी जुड़िए क्योंकि टेलीग्राम पर ये जो PDF होते हैं इन PDFों को हम वहाँ पे डाल देते हैं। जो आप देख रहे हैं जिसको हम पढ़ाएं ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मित्रों आपसे उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आज का सेशन रहा यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप बहुत अच्छे से सीरियस से पढ़े होंगे, आप बहुत अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो इसी पर आज हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।